हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं भाई आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उनको एक अच्छी उड़ान देने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पहले हम वो सवाल कर लेते हैं जो हमारी कल की क्लास में जिस सवाल ने हमारा मूड ऑफ कर दिया था। और वो सवाल कौन सा है? सवाल नंबर 25 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सवाल नंबर 25। तो देखो ये सवाल जो था ये बिल्कुल सही था, जैसा कल की क्लास में लिखा हुआ था वैसा ही मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। सवाल में हल्की सी मिसप्रिंटिंग थी जिसके कारण वो कल वाला सवाल गलत हो गया था, हमने उसको कटवा भी दिया था। ठीक है, तो आप उसको सही कर लेना। ठीक है, तो मैं उसको सही कर देता हूँ। देखो ऐसा सवाल लिखा हुआ था और बोला हुआ था कि जो Q है वो ग्रेटर देन 4 है। ये वाली जो कंडीशन दे रखी थी ना, इसके कारण हमने जो सोचने का तरीका है, सोचने का जो नज़रिया है, सवाल को देखने का नज़रिया अलग कर दिया हमने। ठीक है, हमने आपको बताया था वो मोड ले लेते हैं। ठीक है, तो उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कल वाले सवाल को मारो गोली, आज मैं इसको वापस बता देता हूँ। देखो क्या है, ये वाली जो कंडीशन दे रखी है ना, ये मिस प्रिंटिंग है भाई, ये कंडीशन नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन को हटा दो। अब ये जो सवाल लिखा हुआ है एकदम प्योर बढ़िया सवाल है। ठीक है, बिल्कुल सही सवाल है। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। तो आपने कहा भाई देखो 9 अंकों की संख्या है और आप बोल रहे हो कि सर 99 से कटेगी। इस बात का मतलब है ये संख्या 11 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। 11 से कटने का मतलब है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 389 P637 8Q। अब अगर ये संख्या 11 से कट रही है तो इसके लगातार 2 अंकों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, उन डिफरेंस को जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो भी 11 से कटेगी। तो निकाल लेते हैं। आपने कहा सर इसमें से इसको माइनस कर दो, तो Q -8 आएगा। 7 में से 3 गया, सॉरी 7 में से 3 गया तो 4 आएगा ना। और 6 में से P जाएगा 6 - P, 9 में से 8 जाएगा 1 और 3 में से 0 जाएगा 3। अब इन डिफरेंस को जोड़ने पर हमारे पास में जो भी नंबर आएगा वो नंबर 11 से कटेगा। तो निकाल लेते हैं। आपने कहा 3 1 4 हो गया, 4 और 4 8 हो गया। ये प्लस का 8 इस माइनस के 8 के साथ में कट जाएगा। तो ये कितना आ गया, 6 माइनस का P और प्लस का Q। अब ये जो संख्या आई ना हमारे पास में, ये 11 से कटनी चाहिए। 11 से कटने के लिए आप बोल रहे हो कि सर ये संख्या या तो 0 हो सकती है या फिर ये संख्या 11 भी हो सकती है। ठीक है, या फिर ये संख्या 22 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। मान लेते हैं ये 0 है, तो जब ये 0 हो जाएगी तब यहाँ से क्या आएगा, जैसे मैंने इसको 0 मान लिया तो आप ये बोलोगे सर इस P को उठा के उधर ले जाते हैं, तो ये P और Q उधर जाएगा, तो ये माइनस का Q, इधर क्या बच जाएगा 6, तो P - Q 6 आएगा। ठीक है, P - Q कितना आएगा, 6 आएगा। और जब मैं इसको 11 मानूंगा तो P - Q कितना आ जाएगा, P - Q बराबर P - Q, चलो 1 मिनट के लिए रहने देते हैं इसको, पहले ये वाला निकाल लेते हैं। 9 से भी डिविजिबल है तो 9 का भाग दे के देख लेते हैं, अंकों का योग चेक कर लेते हैं। तो आपने कहा अंकों का योग चेक करूंगा, तो 9 को हटाते जाओ। 9 हट गया, 6 और 3 9 हट गया और क्या बच गया, तो ये हो जाएगा 8 8 16, 16 और 7 और 3 10, तो 16 और 10 कितना हो गया, 26। तो ये आ गया भाई 26 प्लस P प्लस Q। अब ये अंकों का योग आ गया तो ये भी 9 से कटना चाहिए। तो आपने कहा ये P प्लस Q या तो 1 हो सकता है, 1 करने पर कितना हो जाएगा 27, 27 9 से कटता है।
या फिर ये कितना हो सकता है, 10 हो सकता है। 10 करने पे ये हो जाएगा 36। 36 भी 9 से कटता है, ठीक है। तो आपने कहा सर ये 1 तो नहीं हो सकता, p प्लस क्यू 1 नहीं हो सकता। अगर दो संख्याओं को जोड़ने पे 1 आ रहा है तो उनका डिफरेंस कभी भी 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 तो नहीं हो सकता भाई, तो मैंने कहा 10 हो सकता है, तो आपने कहा 10 हो सकता है, तो 10 लेते हैं। तो मैंने मान लिया p प्लस क्यू 10 है और p माइनस क्यू 6 है। तो p और q की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी, देखो p बड़ा है 6 बड़ा है, तो मैंने 6 इसको पहले ही दे दिया, बचा कितना 4 में से 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। p और q की वैल्यू आ गई 8 और 2। कल भी हमारी यही आई थी, हमने ऐसे ही किया था सवाल, लेकिन वो q ग्रेटर देन 4 दिखा था ना, जिसके कारण हमने इसको रिजेक्ट कर दिया था। और q ग्रेटर देन 4 किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं आ रहा था, ऐसी गलती हो गई थी, लेकिन हमने उसको हटा दिया, ठीक है। तो आपने कहा p और q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो p की वैल्यू कितनी है, 8 है ना, 13 अंटे 104 प्लस 20 q की वैल्यू है 2, 20 दूनी 40, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 144, तो ये आ गया 12, ठीक है। सवाल का आंसर कितना आ गया, 12। यही सवाल का आंसर था, बस हल्की सी मिस प्रिंटिंग थी सवाल के अंदर। यहाँ पे q ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ था, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो लिखा हुआ होगा ना तो फिर सवाल का कोई आंसर आएगा नहीं। आप बना के देख लेना, जब मैं इसको 11 लूँगा तो कंडीशन नहीं बनेगी, बना के देख लेना आप। ये वाली भी रिजेक्ट हो जाएगी, तो इसके आगे तो रिजेक्ट होना ही है, ठीक है। ये कंडीशन बनेगी नहीं, आप बना के देख लेना अपने हिसाब से। बनाना तो मैंने सिखा दिया ना, अरे इतना तो सीख ही गए होंगे तुम, ठीक है। चलो, तो ये सवाल हो गया कल का। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज हमने कहा था कि मैं आपको क्या बनाऊंगा, मैथमेटिशियन बनाऊंगा। आपको मैं सिखाऊंगा कि डिविजिबिलिटी रूल बनाते कैसे, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो आप हेडिंग लगा लो, एडवांस लेवल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। चलो देखो मैं लगा देता हूँ। तो अब आप हेडिंग लगाओ, हेडिंग क्या लगाओगे, एडवांस वर्जन ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू मेक कैसे बनाते हैं दूसरे को बेवकूफ़, हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है जी यहाँ तक। तो ये आपने हेडिंग लगा ली। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल हम किस किस का बना सकते हैं। तो देखो प्राइम नंबर का बना सकते हैं। ये जो रूल मैं बताने वाला हूँ ये किसके लिए लागू होगा, केवल और केवल प्राइम नंबर के लिए। प्राइम नंबर की बात हो रही है, और ये जो प्राइम नंबर है ना ये 2 डिजिट का होना चाहिए, 3 डिजिट के लिए हम बात नहीं कर रहे। 3 डिजिट के लिए भी बनता है रूल, ऐसी बात नहीं है नहीं बनता है, लेकिन वो थोड़ा ऊपर की चीज़ें हो जाएगी, उतना मैं आपको नहीं बता रहा। मैं केवल इतनी सी बात कर रहा हूँ, 2 डिजिट जितना हमारे सिलेबस में है उतना ही, ज़्यादा नहीं कर रहे भाई। ये क्या हो गया, चलो देखो जी। तो प्राइम नंबर के लिए बात कर रहे हैं, ये जो रूल मैं बताने वाला हूँ प्राइम नंबर के लिए। और प्राइम नंबर कौन सा होना चाहिए, 2 डिजिट का। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया भाई 13 का डिविजिबिलिटी रूल बना के बताओ क्या आएगा 13 का। अरे यार इनको क्या हो रहा है, मतलब ये भी ना मतलब चैन से बैठने नहीं देते इन रिश्तेदारों की, तो मैं क्या बताऊं तुम्हें। 13 का बनाते हैं, ठीक है। 13 पे हम बात करने वाले। तो देखो क्या होता है, जो लास्ट डिजिट होता है ना, लास्ट डिजिट
इस लास्ट डिजिट को किसी ऐसी संख्या से गुणा करना है, मान लेते हैं वो संख्या x है, किसी ऐसी संख्या से गुणा करना है, मान लेते हैं वो संख्या x है, और उसमें रिमेनिंग को जोड़ देना है। रिमेनिंग पार्ट कौन सा हो गया, 3 का तो काम हो गया, 3 के अलावा जो भी बच गया, क्या बच गया 1, तो इसमें वो जोड़ दो। ठीक है, अब अगर ये वाली चीज़ 13 से कट गई तो ये वाली चीज़ भी 13 से कट जाएगी। फिर एक बालक खड़ा होकर बोला, माँ साहब ये वाली तो 13 से कटती है, ये 13 से कटनी चाहिए, और ये 13 से कटने के लिए x को मैं क्या पुट करूं कि 13 से कट जाए। आप बोलोगे सर x को 4 पुट कर दो, 4 तिया 12, 12 और 1 13, तो आपको पता लग गया x कितना आ गया, x आ गया 4। इस x को हम बोलते हैं ऑड फैक्टर। ठीक है, x को हम क्या बोलते हैं, ऑड फैक्टर। x को बोलते क्या है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, अगर आपको पता है तो भी अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अब देखो x बराबर 4 आ गया, तो 13 का रूल क्या बन गया, 13 का रूल बन गया लास्ट डिजिट को 4 से गुणा करके 4 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग में जोड़ दो, रिमेनिंग में जोड़ दो। ठीक है, तो ये जो है 13 का डिविजिबिलिटी रूल बन गया। बात समझ में आ गई। देखो एक एग्जाम्पल और लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 169। अब आप सब जानते हो कि सर ये 13 से कटती है, 13 से कटती है। ठीक है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो वो इस रूल से कैसे करेगा। मैंने बताया कि लास्ट डिजिट को 4 से गुणा करके रिमेनिंग में जोड़ दो, तो रिमेनिंग कितना बच गया 16। तो 9 को मैं 4 से गुणा करूँगा, कितना हो जाएगा 36। इस 36 को रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दो, तो भाई कितना हो जाएगा 16 और 36 कितना हो रहा है, 6 से 12 का 2, हासिल का 1, और ये हो जाएगा 5, 52। तो अब मुझे पता है कि 52 13 से कटता है, इसका मतलब ये जो संख्या है वो भी 13 से कटेगी। अब किसी भाई साहब को ये नहीं पता कि भाई 52 13 से कटता है या नहीं कटता है, तो एक स्टेप और कर लो। आपने कहा सर लास्ट डिजिट को 4 से गुणा करके रिमेनिंग में जोड़ दो। 2 को 4 से गुणा करूँगा 8 आएगा, ये रिमेनिंग कितना बच गया 5, इसमें जोड़ दो, तो 8 और 5 कितना हो गया 13। अब इतना तो पता है भाई 13 13 से तो कटेगा ही, तो ये वाली जो संख्या है वो भी 13 से कटेगी। बोलो समझ में आएगी कहानी? अरे कहानी समझ में आए क्या? चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मुझे पता है अभी आपको नहीं आई। ये जो नई चीज़ें हैं, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको तो नई चीज़ें हैं भाई। देखो मैंने कहा कि लास्ट डिजिट को 4 से गुणा करके रिमेनिंग में जोड़ दो, तो मैंने 2 को 4 से गुणा किया 8, और मेरा रिमेनिंग पार्ट है 200, इसमें मैंने जोड़ दिया, तो कितना आ गया 208। अभी भी मुझे नहीं पता चल रहा है कि 208 13 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो मैं क्या करता हूँ, रिमेनिंग पार्ट को 4 से गुणा करके, लास्ट डिजिट को, मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ, लास्ट डिजिट को 4 से गुणा करके, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, रिमेनिंग में जोड़ दो, तो 20 और 32 कितना हो गया 52। अब मुझे पता है 52 13 से कटता है, तो मेरी संख्या भी 13 से कटेगी। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता कि 52 13 से कटता है या नहीं कटता है, तो एक स्टेप आगे और कर लो। लास्ट डिजिट को 4 से गुणा करके, 4 दूनी 8, रिमेनिंग में जोड़ दो, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। अब 13 13 से कटता है, तो 2002 भी 13 से कटेगा। अब तो क्लियर हो गई क्या चीज़ें? अब तो कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है क्या? अगर ज़्यादा नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी तो आ रही होगी। ठीक है, चलो तो इतना ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो मैंने आपको 13 का रूल क्या बताया, मैंने ये बताया कि लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दो। जोड़ने के बाद में जो संख्या आएगी अगर वो 13 से कटती है तो मेरी वो संख्या भी 13 से कटेगी। इतना मैंने अभी तक आपको बताया है। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं 19 है, प्राइम नंबर है 2 अंकों की 19। इसका डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो मैंने कहा भाई लास्ट डिजिट हो गया 9। 9 को ऐसी संख्या से गुणा कर दो, जैसे मैंने x से गुणा कर दिया, और रिमेनिंग में जोड़ दो। ठीक है, तो आपने कहा रिमेनिंग पार्ट है 1, तो रिमेनिंग में मैंने जोड़ दिया। अब मुझे x ऐसी संख्या लेनी है कि ये वाला जो है वो मेरा 19 से कट जाए। आप बोलोगे माँ साहब ये संख्या तो 19 से कटती है, ये वाली कट गई तो बात बन जाएगी। उसकी और मेरी बात तो नहीं बनी, लेकिन इसकी बन जाएगी। तो x का मान कितना लूँ? तो आपने कहा सर x का मान 2 ले लो। जो ओड फैक्टर है वो कितना आ गया? वो आ गया x बराबर 2। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 और 1 19 हो जाएगा। तो अगर ये 19 से कटती है तो संख्या भी 19 से कटेगी। तो 19 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बन गया? लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके, x कितना आया था? 2 आया था ना, 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग में जोड़ दो। रिमेनिंग में जोड़ दो। ठीक है, ये संख्या जोड़ने के बाद में जो संख्या आई, ये संख्या 19 से कटती है। 19 से कटती है तो वो संख्या भी 19 से कटेगी। वो संख्या भी 19 से कटेगी भाई। तो ये मैंने 19 का डिविजिबिलिटी रूल बना दिया आपके सामने। अब एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। जैसे 19 का स्क्वायर होता है 361, तो मुझे ये बताना है कि 361 19 से कटता है या नहीं कटता है। मुझे नहीं पता, मुझे रूल पता है तो मैं रूल लगा लेता हूँ। आपने कहा माँ साहब लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 आएगा, और बचा हुआ जो रिमेनिंग है इसमें जोड़ देना है। तो कितना आ गया? 38। अब 38 19 से कटता है तो मेरी ये संख्या भी 19 से कटेगी। अगर 38 19 से नहीं कटता तो ये संख्या भी 19 से नहीं कटती। समझ रहे हो बात को? चलो, अब किसी बालक को अगर नहीं पता कि 38 19 से कटता है या नहीं कटता है, तो एक स्टेप आगे और ले लो। लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करके, तो 8 को 2 से गुणा करूँगा 16 हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दो। तो आप ये बोलोगे 16 और 3 19 हो गया। 19 19 से कटता है तो ये वाला भी 19 से कटेगा, 361 भी 19 से कटेगा। बोलो भाई डिविजिबिलिटी रूल बनाना सीख गए क्या तुम? किसी भी प्राइम नंबर का बना लोगे क्या अब? बोलो 19 का दिखा दिया मैंने। चलो दूसरा बताता हूँ, 29 का ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 29 का ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लास्ट डिजिट को x से गुणा किया और रिमेनिंग पार्ट है 1। ये 1 मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया भाई, ये रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट ये वाला। जैसे मैं 29 लूँगा ना, तो 29 का क्या आएगा? लास्ट डिजिट को x से गुणा करके रिमेनिंग में जोड़ दो। रिमेनिंग कितना है? 2, तो यहाँ 2 आएगा। ये 1 आप रट मत लेना कि माँ साहब ने कहा था कि सब में 1 आएगा। लास्ट डिजिट को x से गुणा कर दो, सब में 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसा नहीं है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट में जोड़ रहा हूँ मैं। चलो आगे लेते हैं। देखो इतना लिख लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो जी भाई 29 का देखते हैं। तो आपने कहा दिखाओ गुरुजी 29 का। 29 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो आपने कहा माँ साहब लास्ट डिजिट को किसी ऐसी संख्या से गुणा कर दो और रिमेनिंग में जोड़ दो। तो ये वाली जो संख्या है
अगर 29 से कट गई तो मेरी ये संख्या भी 29 से कटेगी। फिर एक बच्चा खड़ा हुआ, सर ये संख्या तो 29 से कटती है ना, मुझे साफ साफ दिख रहा है। ये 29 से कटने के लिए यहाँ पे x कितना पुट करूँ मैं, इसका ऑड फैक्टर कितना आएगा, इसका ऑड फैक्टर कोई बताएगा मुझे कितना आएगा। देखो देख लेते हैं, मैं x को अगर यहाँ 3 पुट कर देता हूँ तो 9 या 27 और प्लस 2 29 हो जाएगा। तो मैंने 3 पुट कर दिया भाई, ऑड फैक्टर आ गया x बराबर 3, तो ये 29 से कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम x कैसे पुट करते हैं, x को या तो मैं 0 रख दूँ या 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, 4 रख दूँ, 5 रख दूँ। हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक ही जाते हैं, आगे नहीं जाते। या फिर हम माइनस में भी जा सकते हैं, -1 भी पुट कर सकते हो, -2, -3, -4, -5, इतना ही पुट करते हैं आगे पीछे, ठीक है। ज़्यादा लंबी संख्या पुट नहीं करते भाई, हमें तो छोटी सी छोटी संख्या चाहिए ना x, ताकि गुणा करने में आसानी हो। तो हम ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं, या तो 0 से 5 तक या 0 से -5। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या बन गया, डिविजिबिलिटी रूल, dr का मतलब क्या हो गया, डिविजिबिलिटी रूल। आपने कहा मां साहब लास्ट डिजिट को 3 से गुणा कर दो, लास्ट डिजिट को 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दो। रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दो भाई, ठीक है। आगे आप लिख लेना, लिखना चाहो तो जोड़ दो। जो संख्या आएगी अगर वो 29 से कट गई तो मेरी वो वाली संख्या भी 29 से कटेगी। आगे लिखना चाहो तो लिख लेना। तो आपने कहा सर देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841। तो आप सब जानते हो कि 841 29 से कटती है। अब ये रूल लगा के चेक करते हैं कि कटती है या नहीं कटती है। तो आपने कहा सर लास्ट डिजिट को 3 से गुणा करके, तो 1 को मैं 3 से गुणा करूँगा 3 आएगा, रिमेनिंग में जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 87। ठीक है जी यहाँ तक। अब 87 29 से कटती है, 29 दिया 87 होता है अगर आपको पता है तो। अगर आपको नहीं पता तो एक स्टेप आगे और बढ़ा लो, 7 को 3 से गुणा करके तो कितना हो जाएगा 7 या 21 और रिमेनिंग में जोड़ दो तो 8 और 21 कितना हो जाएगा 29। अब 29 से कटती है तो 841 भी 29 से कटेगी। बोलो अब क्लैरिटी आ रही है थोड़ी थोड़ी। अरे जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उस पर थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ रही है क्या, थोड़े थोड़े मास्टरमाइंड बन रहे हो तुम, मज़ा आ रहा है। चलो एक रूल और बताता हूँ मैं 17 का, उस पर देखो माइनस ले लेते हैं। अभी मैंने x का मान आपको प्लस में बताया, माइनस वाला भी दिखा देता हूँ। देखो जी 17 की डिविजिबिलिटी रूल पर बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा लास्ट डिजिट को ऐसी संख्या से गुणा करो और रिमेनिंग में जोड़ दो जिससे कि ये संख्या 17 से कट जाए, ठीक है। चलो तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑड फैक्टर कितना आएगा, देखो 7 की जगह अगर मैं 1 लूँगा तो 8 आएगा, नहीं कटेगा। 7 की जगह 2, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 भी नहीं कटेगा। 3 7 ये 21 और 1 22, 7 चौक 28, 1 29, 7 पंजो 35, 1 36। मतलब x बराबर हमने 5 तक लेके देख लिया, बात नहीं बन रही है तो हम माइनस में चले जाएंगे। तो मैंने -1 पुट किया, माइनस का 7 प्लस 1 नहीं हो रहा, -2 पे भी नहीं आएगा, -3 -4 -5 पे आएगा। जब मैं x की वैल्यू -5 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 7 पंजो 35, माइनस का 35 प्लस 1 तो ये माइनस का 34 आएगा और माइनस का 34 17 से कटता है, -2 बार, ठीक है। तो आपने कहा देखो रूल क्या बन गया, अगर ये 17 से कटता है तो ये भी 17 से कटेगी। अब इसका रूल क्या बन गया उस पर देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। तो आपने कहा सर लास्ट डिजिट को -5 से गुणा करके, लास्ट डिजिट को -5
से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग में जोड़ दो, रिमेनिंग में जोड़ दो। उसके बाद जो संख्या आएगी वो अगर 17 से कट जाती है तो मेरी ये संख्या भी 17 से कटेगी। अब देखो, इसको मैं एक दूसरे प्रकार से भी लिख सकता हूँ अगर आपके पास थोड़ा दिमाग है, अथवा लगा के। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने -5 से गुणा किया और रिमेनिंग में जोड़ दिया। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि मैं +5 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है, और रिमेनिंग में से घटा देता हूँ। मैंने क्या किया, इस माइनस की जगह तो कर दिया प्लस, और इस प्लस की जगह क्या कर दिया माइनस। जैसे मैं लिख के बताता हूँ, समझना आप मेरी बात को। आप ऐसे भी बोल सकते हो, बात एक ही है, बात एक ही है, अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। -5 से गुणा करने में थोड़ी दिक्कत आएगी बच्चों को, तो इसको हम दूसरा तरीके से भी लिख सकते हैं। लास्ट डिजिट को +5 से गुणा करके, 5 से गुणा करके रिमेनिंग में से घटा दो, रिमेनिंग में से घटा दो, घटा सा वन की हटा सा। ठीक है, तो देखो बात एक ही है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 5 से गुणा करके, 5 से गुणा करूँगा मैं, 7 पंजो 35 आएगा, और रिमेनिंग में से घटा दो, तो 1 में से घटाऊँगा तो 35 - 1 करूँगा तो 34 ही हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 34 ही आ रहा है, और 34 अगर 17 से कटती है तो ये संख्या भी 17 से कटेगी। ठीक है ना, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, अलग कुछ भी नहीं है। चाहे तो आप ये देख लो, चाहे आप ये देख लो, एक ही चीज़ है। तो देखो मैं समझाता हूँ, अब आपको एक संख्या लेके समझाता हूँ। 17 से कौन सी संख्या कटती है भाई, जैसे मैंने ले लिया 189। आपने कहा सर हमें पता है कि 189 17 से कटता है क्योंकि 17 का स्क्वायर है, सीधी सी बात है ना। अब ये रूल लगा के चेक करके बताते हैं। तो आपने कहा लास्ट डिजिट को 5 से गुणा करके रिमेनिंग में से घटा दो, तो मैंने लास्ट डिजिट को 5 से गुणा किया, कितना आ गया, 9 पंजो 45, 45 आ गया, और इसमें से माइनस कर देते हैं। तो भाई 18 में से 45 माइनस करूँगा, कितना आएगा, आपने कहा सर ये आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ओ सॉरी यार, 189 थोड़ी होता है 17 का स्क्वायर, तो 289 होता है ना, 289 होता है भाई। ठीक है, कभी कभी ऐसी हल्की मिस्टेक भी हो जाती है। तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, और 17 से पूरा कटेगा। अब ये रूल लगा के चेक करते हैं। तो 9 को मैंने लास्ट डिजिट को 5 से गुणा किया और रिमेनिंग में से घटा दिया, तो 28 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप ये बोलोगे सर ये बचेगा -17। ठीक है ना भाई, -45 है, प्लस का 28 है, तो घटाऊंगा तो -17 आएगा ना। आपको पता है कि जो -17 है वो 17 से कटता है, तो ये वाली संख्या भी 17 से कटेगी। ठीक है, तो ये रूल बन गया। अरे बोलो भाई, कहानी समझ में आ रही है क्या, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो कुछ रंग लाएगी या नहीं लाएगी, ऐसे बैठे हो तुम, कुछ तो बोलो। नहीं समझ में आ रहा तो वो बता दो, और तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो आगे देखो। चलो अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाते हैं उस पर बात कर लेते हैं। मैंने आपको कल 7 का नहीं बताया था शायद, है ना, 7 का नहीं बताया था। अब 7 का रूल बनाते कैसे हैं वो इसी प्रकार से बनेगा, इसलिए मैंने आपको कल नहीं बताया था। तो 7 का बनाते हैं। देखो जी, चाहो तो एक एग्जाम्पल और देख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 289 वाला तो सबको समझ में आ गया ना, ये मैंने बताया था। चाहो तो एक एग्जाम्पल और देख सकते हो। देखो 17 से कटने वाली संख्या ले लो एक और। अगर मैं 289 में 17 जोड़ दूं तो कितना आएगा ये, तो आप ये बोलोगे सर ये आ जाएगा, ये 11 हो गया ना, 11 और 306 आ जाएगा, है ना। अगर 289 में मैं 17 जोड़ूंगा तो 306 आएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि सर 306 भी 17 से कटेगी, श्योर है। लेकिन हम ये रूल लगा के चेक कर लेते हैं।
तो आपने कहा सर लास्ट डिजिट को 5 से गुणा करो और रिमेनिंग में से घटा दो। 6 को 5 से गुणा करूँगा 30 आएगा और 30 को रिमेनिंग में से घटा दो। 30 में 30 गया तो 0, 0 17 से कटता है। मैंने आपको बताया था 0 दुनिया में सभी संख्याओं से कटता है, 0 केवल 0 से नहीं कटता और सबसे कटता है। ठीक है, तो आपने कहा 0 17 से कटता है तो 306 भी 17 से कटेगा। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 7 के रूल पर। देखो जी, तो बात कर रहे थे हम 7 के रूल पर, 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 7 का जो रूल है ये इम्पोर्टेंट है। क्या है भाई? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 13 का बताया, 19 का बताया, 29 का बताया, 17 का बताया। ये तो मैंने आपको ये चीज़ समझाने के लिए बताया, बाकी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उन पे सवाल कम ही आते हैं अक्सर इस दुनिया में मिलते हैं बहुत ही कम लोग, बहुत ही अच्छे लोग। देखो, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था इतना, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। जब 7 का बताऊंगा तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अपवाद है। अपवाद क्या है वो देखना। आप बोलोगे सर आपने कहा था कि ये जो रूल है ये उन्हीं के लिए बनता है जो प्राइम नंबर हो। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, प्राइम नंबर तो है भाई। फिर आपने बताया था प्राइम नंबर 2 डिजिट का होना चाहिए, लेकिन 7 तो 2 डिजिट का नहीं है ना। तो इसको 2 डिजिट का बनाने के लिए हमने कहा भाई हम 14 का निकाल लेते हैं। जो संख्या 14 से कटेगी इसका मतलब वो 7 से भी कटेगी। बोलो भाई सही बात है या नहीं? सही है ना भाई? जो संख्या 14 से कटेगी वो 7 से भी कटेगी। मानते हो इस बात को? तो आपने कहा सर 14 के लिए बना लो आप। तो मैंने कहा भाई 14 के लिए बनाने के लिए मुझे लास्ट डिजिट को ऐसी संख्या से गुणा करना है और रिमेनिंग में जोड़ देना है। ठीक है, तो ये वाली जो संख्या आएगी ना ये 7 से कटनी चाहिए। अगर ये वाली 7 से कट गई तो ये वाली भी 7 से कट जाएगी। भाई रूल में 7 के लिए बना रहा हूँ तो 7 के लिए चेक करूँगा। आपने कहा मास्टर साहब ये संख्या तो 7 से कटती है भाई, कटती है ना। अगर ये कट गई तो बात बन जाएगी। तो बात बनाने के लिए मैं x की वैल्यू कितनी पुट करूँ यहाँ पे? तो आपने कहा सर 1 पुट करोगे बात नहीं बनेगी, 2 करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, नहीं बनेगी, 4 तिया 12। अब देखो मुझे तो पता है कि x की वैल्यू कितनी आएगी। मैं यहाँ पे आपको अलग अलग वैल्यू रख के क्यों दिखा रहा हूँ? ताकि आपका सोचने का तरीका बढ़ेगा, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगी कि कैसे चेक करते हैं। ऐसे रख रख के चेक करनी होती है भाई। मुझे कोई सपना तो आएगा नहीं x की वैल्यू यहाँ पे -2 है। ठीक है, ऐसे मुझे कोई बता के थोड़ी जाएगा। ऊपर से भगवान प्रकट होंगे तथास्तु बालक, x की वैल्यू -2 नहीं बता के जाएंगे ना। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। तो मैंने सोचा 3 पे नहीं आ रहा, 4 पे 4 चौक 16, 1 17 नहीं बैठेगा, 5 पे 4 पंजो 20 और 1 21 बैठ गया भाई। x की वैल्यू जब मैं 5 पुट करूँगा ना तो आपने कहा सर 4 पंजो 20, 1 21 हो गया। ये संख्या 7 से कटती है तो ये भी 7 से कटेगी। तो मेरा जो ओड फैक्टर है वो कितना आ गया? x = 5। ठीक है, लेकिन अब क्या है ना, ये जो x है ना 5 आ गया और 5 बहुत बड़ी संख्या है, गुणा करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। अगर मुझे 5 से छोटी संख्या मिल जाए तो बात बन सकती है ना। तो देखो एक रूल तो ये हो गया, लास्ट डिजिट को 5 से गुणा करो और रिमेनिंग में जोड़ दो। एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। तो आपने कहा जैसे 49 है, लास्ट डिजिट को 5 से गुणा करना है तो ये 9 पंजो 45 हो जाएगा और रिमेनिंग में जोड़ देते हैं। तो कितना आ गया भाई? ये 49 ही आ गया। 49 7 से कटता है तो ये भी 7 से कटेगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो खुद ही आ गया 343। तभी तो मैंने कहा ना 5 बहुत बड़ी संख्या है, गुणा करने में गुणा करूँगा तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। अगर 5 से कोई छोटी संख्या मुझे x की मिल जाए तो मैं उस पर काम करना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो आपने कहा सर 3 को 5 से गुणा कर दो, 5 तिया 15 और रिमेनिंग में जोड़ दो। तो ये हो गया 49। 49 7 से कटता है तो ये संख्या भी 7 से कटेगी। तो एक रूल तो ये बन गया। अब मैं इस पे फोकस करूँगा कि x की वैल्यू अगर छोटी मिल जाए ना तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं नहीं आएगी। तो मैंने कहा भाई आप x की वैल्यू माइनस में पुट करके चेक करो एक बार।
तो आपने कहा सर -1 करूँगा नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं x की वैल्यू -2 पुट करूँगा ना, 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो गया और प्लस का 1, तो ये माइनस का 7 आ गया। अगर ये 7 से कटता है तो ये संख्या भी 7 से कटेगी। तो भाई 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बन गया? डिविजिबिलिटी रूल ये बन गया कि लास्ट डिजिट को -2 से गुणा करके, -2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दो। रिमेनिंग में जोड़ दो। अब एक बच्चा खड़ा होकर बोला कि सर हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना। भाई ये -2 बोल रहा है तो मैं यहाँ +2 से गुणा करके अगर रिमेनिंग में से घटा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? तो मैंने कहा भाई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, घटा सकते हो, एक ही बात है, एक ही बात है ना। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ रही है ना। मैंने यहाँ -2 से गुणा करके या तो जोड़ दो या +2 से गुणा करके घटा दो, एक ही बात है। ठीक है, कान या तो इधर से पकड़ लो या इधर से घुमा के ऐसे पकड़ लो, भाई बात तो एक ही है ना। तो आपने कहा ठीक है गुरुजी ये रूल बन गया। अब देखो ये वाला रूल हम अप्लाई करेंगे, हर जगह हम यही वाला रूल अप्लाई करेंगे, वो 5 वाला नहीं करेंगे, क्योंकि 5 बहुत बड़ी संख्या है ना यार, समझ रहे हो ना मेरे दिल की बात। ठीक है, तो ये वाला हमारा रूल बन के तैयार हो गया। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो आपने कहा भाई 49 ले लेते हैं, तो मैंने कहा भाई 9 है, इसको 2 से गुणा करना है, 9 दूनी 18 हो जाएगा और रिमेनिंग में से घटा देना है। तो मैंने घटा दिया भाई, 4 में से -18 करूँगा, माइनस का 14 आएगा। माइनस का 14 7 से कटता है, मतलब ये संख्या भी 7 से कटेगी। अब एक बच्चा बोला सर मुझे नहीं पता कि 14 7 से कटेगा या नहीं कटेगा, मुझे तो इतना पता है कि 7 7 से कटता है। तो भाई मैंने कहा एक स्टेप आगे और बढ़ा लो यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। इस 4 को, लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8 और रिमेनिंग में से घटा दो। तो मैंने भाई 2 से गुणा किया और रिमेनिंग में से घटा दिया, तो कितना आएगा? इस 1 में से -8 करूँगा, कितना आ जाएगा? -7। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये करेंगे सर -1 है यहाँ पे, तो अरे भाई लल्लू यहाँ -1 नहीं है, ये -1 नहीं आएगा, ये तो केवल ऊपर तक के लिए ही था बस, -14। बाकी मैं संख्या की बात कर रहा हूँ, संख्या की 14 की बात कर रहा हूँ, ना कि -14 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको हटा भी सकते हो। ठीक है ना। तो आपने कहा सर 1 में से -8 करूँगा तो -7 आएगा और -7 मेरा 7 से कटता है, तो ये वाली संख्या भी 7 से कटेगी। ठीक है ना, ये माइनस वाली बात समझ में आ रही है। यहाँ -1 में से अगर -8 कर दिया तो भाई -9 आ जाएगा। ठीक है, और -9 7 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, हम संख्या की बात कर रहे हैं, इधर वाला साइन काम में नहीं लेना है। ठीक है, तो ठीक है भाई, ये हमारा रूल बन गया। जैसे मैं 343 पर बात करता हूँ, 343, तो मैंने कहा भाई लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करो, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और रिमेनिंग में से घटा दो, तो 34 में से 6 गया तो कितना आएगा? तो आपने कहा सर 28 आएगा। 28 7 से कटता है, तो ये संख्या भी 7 से कटेगी। ठीक है, अब एक बच्चा बोला सर मुझे नहीं पता कि 28 7 से कटता है या नहीं कटता है। तो मैंने कहा भाई तुझे अगर ये नहीं पता, तुझे ये तो पता है ना तेरा कैसे कटेगा। वो बोला सर हाँ मुझे ये तो पता है कि मेरा कट गया था एक बार, ये तो मुझे पता है, बट ये नहीं पता कि 28 7 से कटता है या नहीं कटता है। तो मैंने कहा भाई एक स्टेप आगे और बढ़ा लो, 8 को 2 से गुणा करो, 16 हो जाएगा और रिमेनिंग में से घटा दो, तो 2 में से माइनस करूँगा 16, कितना आएगा? 14। चाहे तो तुम साइन लिख भी सकते हो या नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 में से 16 को घटाओगे 14 आएगा। डिफरेंस ले लो, बस डिफरेंस ले लो। अगर साइन नहीं, साइन से कन्फ्यूजन हो रहा है जैसे यहाँ पे हुआ था, तो डिफरेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 में से 16 गया तो 14 आएगा, या 16 में से 2 गया तो 14 आएगा। ठीक है,
अब 14 मेरा 7 से कटता है तो ये संख्या भी 7 से कटेगी। फिर एक बच्चा बोला सर मुझे नहीं पता 14 7 से कटता है या नहीं कटता है। मैंने कहा एक ही स्टेप आगे बढ़ा ले भाई, 4 को 2 से गुणा कर दे 8 आएगा, और रिमेनिंग में से घटा दे तो 8 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 7, और 7 7 से कटता है तो ये संख्या भी 7 से कटेगी। माइनस वाला कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है? चलो देखो मैं वापस बताता हूँ, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो माइनस को मारो तुम गोली, तुम तो केवल प्लस की संख्या ले लो बस। लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करना है और रिमेनिंग में से घटाना है। तो आपने कहा सर 18 में से 4 जाएगा तो 14 आएगा, 14 मेरा 7 से कटता है तो संख्या भी 7 से कटेगी। चलो एक स्टेप आगे और बढ़ा लेते हैं। लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करो 8 आएगा, रिमेनिंग में से घटा दो तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 आएगा, 7 7 से कटता है तो 49 भी 7 से कटेगा। तो 7 का रूल सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? बता दो जी बता दो। फिर सवाल फेंकने वाला हूँ मैं। अब आपकी छाती पे एक से बढ़कर एक सवाल आने वाले, ठीक है? छाती टूटने का थोड़ा सा डर है, कल भी बहुत बच्चों की टूट गई थी। तो देख लो भाई, 7 का रूल हमने आपको समझा दिया है। ये 7 का रूल ऐसे बना, क्या करना है, लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करना है और रिमेनिंग पार्ट में से घटा देना है। अब सवाल आ रहे हैं तुम्हारे सामने। तो पहला ही खूबसूरत सवाल मैं आपके सामने फेंक रहा हूँ। लो भाई सवाल नंबर 1 देख लो। यदि 4 अंकों की संख्या 463y 7 से डिविजिबल है तो y की वैल्यू बतानी है क्या होगा। CGL मेंस 2023 में पूछा गया लल्लू सवाल है, हर बच्चा कर देगा इसको। तो देखो अभी मैंने जो डिविजिबिलिटी रूल बताया, ज़रूरी नहीं कि आप वही इसमें लगाएं, आप नॉर्मली कर सकते हैं। जो तरीका आसान पड़ेगा हम उसी से कर लेंगे, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि जो मैंने सिखाया बस वही लगाना है, बस नहीं माँ साहब ने बताया था यही लगाना है, बस यही लगाना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो हम ये भी देख सकते हैं कि 463y और इसमें 7 का भाग देना है तो 7 6 42, 46 में से 42 गया तो 4, ये 3 आएगा। फिर 7 6 42, ये 1 आएगा। अगला अंक यहाँ पे y आएगा। तो आपने कहा सर 7 से कटेगा तो y केवल 4 हो सकता है यहाँ पे। जब y 4 होगा तो 7 दूनी 14 और ये 7 से पूरा पूरा कट जाएगा तो y की वैल्यू 4 आ सकती है, बस y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है? या फिर अगर तुम वो लगाना चाहो जैसे अभी मैंने सिखाया था, तो आपने कहा सर लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करो और रिमेनिंग में से घटा दो। तो मैंने y को 2 से गुणा किया और 463 में से घटा दिया। तो अगर मेरी ये संख्या 7 से कट गई तो ये वाली संख्या भी 7 से कटेगी, ठीक है? लेकिन सवाल में बोला हुआ है कि ये संख्या तो 7 से भाई कटती है, इसका मतलब ये भी 7 से कटती है। तो 7 से कटने के लिए मुझे y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? तो 463 में मैं 7 का भाग लगा के देख लेता हूँ कितना शेषफल आ रहा है। तो 7 6 42, 4 और 7 6 42, 1 शेषफल आएगा। तो मैंने 463 में 7 का भाग दिया तो 1 शेषफल आ गया। तो मेरे पास में अभी तक ये बच गया। तो ये वाला भी 7 से कटना चाहिए। अगर ये 7 से कटेगा ना तभी ये 7 से कटेगी। तो मैं y की वैल्यू क्या पुट करूं? तो आपने कहा सर 3 लेके देख लेते हैं। 3 दूनी 6 और 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5 आएगा। ये तो 5 तो नहीं कटता है भाई, तो ये तो नहीं हो सकता। 6 लेके देख लो। 6 दूनी 12, 12 माइनस 1 11, 11 भी नहीं कटता है 7 से। 5 लेके देख लो। 5 दूनी 10 माइनस 1 9, 9 भी नहीं आएगा। तो आपने कहा 4 लेके देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 7, और जो 7 है वो 7 से कटता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो मुझे लगता है ये ठीक है, इसके अंदर तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है? ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लो देखो भाई सवाल नंबर 2 देखो। तो सवाल नंबर 2 में अभी तक मैंने आपको जो भी सिखाया उसको अप्लाई कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो चीज़ें सिखाता हूँ। तो देखो एक 3 अंकों की संख्या है x y z और सवाल में बोला है कि ये 7 से डिविजिबल होगी यदि ये वाली 7 से डिविजिबल है तो। दूसरी कंडीशन, ये वाली चीज़ 7 से डिविजिबल है तो हमें ये बताना है कि x y z 7 से डिविजिबल कब होगी, इस वाली कंडीशन में या इस वाली कंडीशन में।
ऑप्शन आपके सामने है, ए सही है, बी सही है, दोनों सही है, नोट नन ऑफ दीज। तो बात करते हैं। तो आपने कहा एक संख्या है x y z और 3 अंकों की संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस z, ऐसे लिख सकते हैं। अरे मैंने आपको बताया ना ऐसे लिख सकते हैं ना। चलो, तो आपने कहा सर 7 से भाग देना है, तो 100x में मैं 7 का भाग दूंगा तो 98 तो 7 से कटता है, बचेगा कितना 2x। ठीक है भाई, 100 में मैंने 7 का भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 2 आया ना, 14 सत्ती 98 होता है, तो 98 तो 7 से कटता है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये 2x 7 से कट गया तो संख्या भी 7 से कटेगी। आपने कहा सर इसमें मैंने 7 का भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा 3, और इसमें 7 का भाग दूंगा तो शेषफल z ही आ जाएगा। तो मुझे ये पता लगा कि मैंने इसमें 7 का भाग दिया, शेषफल ही आ गया। अगर ये वाली चीज़ मेरी 7 से कट गई, ये वाली चीज़ अगर मेरी 7 से कट गई तो ये वाली चीज़ भी 7 से कटेगी। तो सवाल में यही बोला गया है कि ये वाली चीज़ 7 से कब कटेगी, जब ये वाली चीज़ कटेगी 2x प्लस 3y प्लस जेड, 2x प्लस 3y प्लस जेड 7 से विभाज्य है। तो सही बात है, इसका मतलब ए तो सही बात है। अगर ये 7 से कट गई तो ये भी कट जाएगी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको एक रूल बताया था, आप बोलोगे सर एक संख्या है x y z, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट को, इस लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करो तो ये 2z हो जाएगा और रिमेनिंग में से घटा दो। तो मैंने घटा दिया तो ये कितना आ गया x y माइनस का 2z। यहाँ तक क्लियर है? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल क्लियर है। अब देखो 2 अंकों की संख्या है x y, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10x प्लस y माइनस का 2z। 2 अंकों की संख्या को ऐसे लिख सकते हैं ना, ब्रेक करके। तो आपने कहा सर 10 के अंदर जब आप 7 का भाग देना शेषफल 3 आएगा, तो शेषफल आएगा 3x और यहाँ से y और यहाँ से 2z। तो मुझे ये पता लग गया कि अगर ये वाली संख्या 7 से कट गई ना मेरी, तो ये वाली संख्या भी 7 से कटेगी। तो आपने कहा सर ये तो लिखा है 3x प्लस वाई माइनस का 2z, अगर ये 7 से कटती है तो ये भी कटेगी, मतलब ये वाली चीज़ भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है भाई? बिल्कुल करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, कोई भी रोक नहीं सकता। तो सबको समझ में आ गया? कोई माइका लाल ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है, वो हमसे आस्क कर सकता है। लड़कियां क्या होती है, जो गांव की नई नई लड़कियां होती हैं ना, वो जब बाहर शहर में जाती है उनको इंग्लिश आती नहीं है, ज़बरदस्ती की इंग्लिश बोलने की कोशिश करेगी। यार ना मुझे टॉक करनी है, तुमसे टॉक करनी है। हाँ, पानी पूरी वाले के पास जाएगी, मुझे ना वाटर पूरी दे दो, वाटर पूरी, मुझे वाटर पूरी खानी है, वाटर पूरी को मुझे ईट करना है, ईट करना है। ऐसे बोलते भाई, वाह वाह, क्या बताऊँ जी, महिलाओं जी, मतलब महिलाओं का बड़ा कमाल है यार, बड़ी गजब की महिलाएं हैं हमारे भारत में। एक 3 अंकों की संख्या पर विचार करें जिसमें सभी 3 अंक अलग अलग है और संख्या 7 से डिविजिबल है। यदि हम इस संख्या के अंकों को उल्टा कर देते हैं, जैसे संख्या है x y z, तो अंकों को उल्टा करूंगा तो संख्या क्या हो जाएगी? z y x। क्लियर है इतनी बात? तो ये भी 7 से कटेगी। इस तरह की कितनी संख्याएं पॉसिबल है आपको ये बताना है, 1 2 4 या नन ऑफ दीज, एक भी संख्या पॉसिबल नहीं है। ठीक है? हाँ यार ना मुझे वाटर पूरी खाने का मन कर रहा है। हाँ देखो, तो कौन सा आंसर आएगा बताओ। देखो ये सवाल मैं आपको PW में दे रहा हूँ, आपका प्लेनेट वर्क है, आप जिस भी प्लेनेट पे रहते हैं, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे मार्स हो, चाहे वो कुछ और हो, वहाँ से आपको ये सवाल करके लाना है। अगर आपको आएगा तो आंसर कमेंट में कर देना है, और अगर नहीं आएगा तो कल जो क्लास होगी नंबर सिस्टम की, उसमें ये सवाल करवा दिया जाएगा। ठीक है? अब आगे बढ़ रहे हैं अगली क्लास में। लो देखो भाई, सवाल नंबर 4 आ गया आपके सामने। वैसे तो बहुत ही लल्लू सवाल है, हर कोई कर देगा,
ये संख्या है, इसमें से कितना घटाया जाए कि वह 13 से विभाज्य हो जाएगा, कितना घटाया जाए कि विभाज्य हो जाएगा, ये तो बोल रहा है। तो कितना घटाना पड़ेगा, देखो भाई कितना घटाना पड़ेगा, देख लो एक बार, चेक कर लो। चलो देखो मैं बताता हूँ, आपने कर लिया होगा ये सवाल, आपने किसी और तरीके से किया होगा, लेकिन जो मैंने आपको सिखाया है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो आपने कहा सर 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 2 4 6 8 3 7, यही है। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या बताया कि लास्ट डिजिट को 4 से गुणा करो और रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दो, यही बताया था ना। अरे याद है या भूल गए, पीछे पेज पलट के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा सर लास्ट डिजिट को 4 से गुणा करना है, तो ये 7 चौक 28 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई, 8 और 3 11, 8 और 2 10 11, ये हो जाएगा 7 और ये 2 4। अब ये संख्या 7 से कटती है क्या जी, पता नहीं, तो एक स्टेप आगे और बढ़ा लेते हैं, 4 से गुणा करो, 4 एकम 4 और रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 5 7 4 2। आगे और चेक कर लेते हैं, 5 को मैंने 4 से गुणा किया, 5 चौक 20, रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 6 7 2। फिर हमें पता नहीं चल रहा, तो 7 को मैंने 4 से गुणा किया, 28 हो गया, रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दिया, 26 और 28 कितना हो गया भाई 52, 52 और 2 54, ये 54 हो गया। अब भाई संख्या 13 से कट रही है क्या, ये अगर ये संख्या 13 से कट गई तो ये भी कटेगी, लेकिन हमें सवाल में पूछा है कि इसमें से कौन सी संख्या माइनस करे कि संख्या 13 से कट जाए, ये पूछा है ना, घटाया जाए। तो एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ से 54 में मैंने 13 का भाग दिया, तो आपने कहा 13 चौक 52, 2 शेषफल आ रहा है सर, क्या आ रहा है, 2 शेषफल आ रहा है। अब वो 2 कटना चाहिए, वो क्या है, 2 कटना चाहिए, तो वो 2 कैसे कटेगा। तो आप ये बोल रहे हो कि सर वो 2 कटना चाहिए, मैंने इसमें क्या किया, 13 का भाग दिया, तो मुझे पता चला कि शेषफल 2 आ रहा है, ये 2 मेरा 13 से कटना चाहिए भाई, जब ये 2 कटेगा ना तभी ये संख्या कटेगी। तो आपने कहा सर 2 कटने के लिए हम क्या जोड़ें इसके अंदर, तो भाई 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपकी प्रोसेस क्या है, 4 से गुणा करना है और जोड़ना है, 4 से गुणा करना है और जोड़ना है, यही तो प्रोसेस है ना। तो भाई कौन सी संख्या मैं उठाऊं, 4 से गुणा करके इसमें जोड़ूं कि वो 13 से कट जाए। तो आपने कहा सर मैंने 4 को गुणा किया, ये मेरे ऑप्शन है, ठीक है, ये मेरे ऑप्शन है, और मैंने अपने मन से नहीं, रूल क्या बोल रहा है, रूल बोलता है कि 4 से गुणा करो जोड़ दो। तो मैंने सबको 4 से गुणा करके देख लिया, तो ये 24 आएगा, ये 20 आएगा, और ये 4 तिया 12 आएगा, और ये 16 आएगा। तो 2 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं कि वो 13 से कट जाए। 2 और 16 कितना हो गया, 18, 18 13 से नहीं कटेगा। 12 और 2 कितना हो गया, 14, 14 भी 13 से नहीं कटेगा। 20 और 2 कितना हो गया, 22, 22 भी 13 से नहीं कटेगा। 24 और 2 कितना हो गया, 26, 26 13 से कटता है। इसका मतलब कौन सी संख्या घटानी चाहिए मुझे, 6। एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया 6, सवाल का आंसर आ गया 6। अगर आपने इसमें से 6 घटा दिया तो जो संख्या आएगी वो 13 से कट जाएगी। 2 4 6 8 3 8 3 1, ये जो संख्या है वो 13 से कट जाएगी। सवाल का आंसर कितना आ गया, 6। अब आप ये बोलोगे सर हमें इतना लफड़ा नहीं चाहिए, हमें इतना लफड़ा नहीं चाहिए, तो मैं बोलूँगा भाई देखो मेरा तो काम है, मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि जो मैंने आपको सिखाया उसको मैं अप्लाई करना सिखाऊं, उसको मैं इम्प्लीमेंट करना सिखाऊं कि सवालों में वो चीज़ कैसे काम आएगी, कैसे उसको लगाना है, ये चीज़ मेरा सिखाने का फ़र्ज़ है। अगर आपको ऐसा नहीं करना, ये लफड़ा नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप सीधा सीधा भाग दे लो भाई। 2 4 6 8 3 7, इसमें 13 का भाग दे लो भाई, कितना शेषफल आ रहा है। तो 13 एकम 13, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, अगला डिजिट उतारेंगे 6,
13 अंटे 104, तो ये बच जाएगा 12, अगला डिजिट आएगा 8। 13 अंटे 117, नहीं 13 नम्बे 117 होता है ना, 13 नम्बे 117, तो 8 और 3 11, अगला डिजिट आएगा 3। फिर 13 अंटे 104, 113 में से 104 जाएगा 9 आएगा, अगला डिजिट आएगा 7। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, ये दिखाई दे रहा है क्या नीचे आपको? अरे नीचे दिखाई दे रहा है क्या? 13 सत्ते 91 आ गया सर। 97 में से 91 जाएगा, 6 शेष पर आएगा, तो ख़त्म हो गया इधर। तो भाई इस संख्या में 13 का भाग देने पे 6 शेष फल बच गया। इसका मतलब अगर मैं 6 को माइनस कर दूंगा तो मेरी संख्या 13 से पूरी पूरी कट जाएगी, तो सवाल का आंसर 6 आ जाएगा। तो ऐसे भी नॉर्मली भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो जी भाई सवाल नंबर 5 देखो, यदि a एक प्राकृत संख्या है तो 7a² + 7a हमेशा विभाजित होगी। 4 ऑप्शन आपके पास में है, 7 और 14 किस किस से कटेगी? 7 और 14 दोनों से कटेगी, या केवल 7 से कटेगी, केवल 14 से कटेगी, या केवल 21 से कटेगी। अब देखो भाई जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है, ज़िंदगी का ज्ञान है, जीवन का ज्ञान है, उसे पता है कि ओनली वाले जो लोग हैं और ओनली वाले जो ऑप्शन है वो कभी सही नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने भी कहा था कि मैं ओनली तुम्हारी हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, बट उसने लात मार दी और किसी और की हो गई। ठीक है, तो वैसा वैसा कुछ सीन यहाँ पर है। ये ओनली वाले झूठ बोल रहे हैं कि ओनली 7, ओनली 14, ओनली 21, ये झूठ बोल रहे हैं। आज नहीं तो कल ही किसी और के हो जाएंगे, तो इन पे ध्यान नहीं देना है। सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A। ठीक है, तो ये तो आप कॉमन सेंस से कर सकते हो अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो, जैसे अभी मैंने किया। लेकिन अगर आप ही बोलोगे सर अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग और है ना, तो आप ये भी सोच सकते हो कि सर ओनली 14 लिखा हुआ है। भाई जो संख्या 14 से कटेगी भाई वो तो 7 से कटेगी ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये तो यार कुछ बात बैठी नहीं। जो संख्या 21 से कटेगी वो 7 से कटेगी, 100% कटेगी। उठा के देख लो तुम कोई सी भी, सही बात है ना। तो ये तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो मुझे वैसे ही पता लग गया ये 7 और 14 दोनों ही है, लेकिन मैं आपको सवाल करके दिखा देता हूँ। देखो मैंने 7a कॉमन ले लिया, 7a कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा? a+1। तो आपने कहा सर संख्या a और संख्या a+1 ये दो लगातार संख्या है। आपको दिखाई दे रहा होगा इनके बीच का डिफरेंस 1 है, इसका मतलब ये दो लगातार संख्या है। और दो लगातार संख्या में से एक संख्या एक नंबर 2 से 100% कटेगा, 2 से 100% कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि पहली संख्या अगर ओड है तो दूसरी इवन आएगी, अगर पहले वाली इवन है तो अगली संख्या ओड आएगी। ऐसे ही तो होता है, एक के बाद में ओड, अगली इवन, ओड, ओड, ऐसे तो चलता है ना। तो आपने कहा गुरुजी ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई संख्या 2 से कट रही है, आपको ये तो पता लग गया होगा ये संख्या 7 से कट रही है। भाई ये जो संख्या पूरी लिखी हुई है ये 7 से तो कट ही रही है ना, 7 आ रहा है तो 7 से तो कटेगी। अब इन दोनों में से एक संख्या इवन है माँ साहब, सम संख्या है, और सम संख्या 2 से कटती है। 2 से कटती है तो वो 7 के साथ में गुणा होकर कितनी हो जाएगी? 7 दूनी 14, इसका मतलब वो 14 से भी कटेगी। भाई मैंने इसमें 14 का भाग दिया तो आपने कहा 7 से कट जाएगा 2 बार, और इन दोनों में से कोई संख्या सम है तो वो 2 से कट जाएगी, या तो ये कटेगी या ये कटेगी, कोई तो कटेगी ना। तो सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर A। देखो भाई सोचने का नज़रिया चाहिए, कैसे भी सोच सकते हो, मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए। 3 अंकों की कोई संख्या है
3 अंकों की 3 संख्या है भाई, 3 अंकीय संख्याओं का योग हमेशा विभाज्य होता है। 3 अंकों की 3 संख्या है, पहली है ABC, दूसरी है BCA, तीसरी है CAB। ये इनका जो योग आएगा वो हमेशा विभाज्य होगा। किससे कटेगा, किससे कटेगा वो बताना है, तो बता देते हैं, बताने के लिए खड़े हैं हम। देखो जी, तो आपने कहा सर पहली संख्या है ABC, दूसरी संख्या है BCA और तीसरी संख्या है CAB। इन तीनों संख्याओं का जो योग है, योग का मतलब ABC प्लस BCA प्लस CAB, ये जो योग है ना ये किससे कटेगा वो बताना है। इन चारों में से किससे कटेगा, तो आपने कहा सर 3 अंकों की संख्या को ऐसे हम लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100B प्लस 10C प्लस A। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100C, हाँ 100C, वेरी गुड, 100C तो सो जाओ। देखो भाई, इसको हम लिख सकते हैं 10A प्लस B, तो ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो भाई आपने कहा ये हो गया 100A, 10A और A, कितना हो गया 111A, 111A हो गया। और 100B, 10B, 110, 111B, 111 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 111C आएगा। तो मैंने क्या किया, 111 कॉमन ले लिया। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो संख्या है ना, ये संख्या, ये जो आपके सामने है, ये 111 से कट रही है। अगर ये 111 से कट रही है तो ये 37 से भी कटेगी, क्योंकि जो 111 है ना वो 37 का मल्टीपल है भाई, 37 का गुणज है, 37 का, 37 तिया 111, तो 37 से भी कटेगी, चाहो तो भाग देके देख सकते हो, 3 बार कट जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो सवाल का आंसर आ गया 37। लो जी भाई, सवाल नंबर 7 बहुत ही बेहतरीन और गजब का सवाल है भाई, मज़ा आएगा ये सवाल करके। जो इस सवाल का आंसर बताएगा उसको मेरी तरफ से अभी 1500 करोड़ भेजे जाएंगे उसके पेटीएम में। देखो सवाल क्या बोल रहा है कि यदि 4 अंकों की संख्या कोई 4 डिजिट नंबर है, x 92x 36 से डिविजिबल है, और एक 7 डिजिट नंबर है y 569z04 11 से डिविजिबल है, तो x प्लस जेड के मैक्सिमम मान के लिए 2x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, आपको बताना है। बता दोगे क्या? जिसको भी 1500 करोड़ चाहिए वो सवाल का आंसर बताएगा। चलो देखो भाई, मुझे तो चाहिए तो मैं ही बता देता हूँ। देखो जी, तो आपने कहा कि ये जो संख्या है ना वो 36 से डिविजिबल है, तो मैंने कहा भाई x 92x, अगर ये 36 से कट रही है, 36 से कटने का मतलब है ये संख्या 9 से भी कटेगी और ये संख्या 4 से भी कटेगी। ठीक है, आपने कहा सर संख्या 4 से कट रही है, इसके मतलब लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटेंगे, तो x यहाँ पे या तो 4 आ सकता है भाई। क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो ये 20 हो सकता है, तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाएंगे, या फिर ये 24 हो सकता है, या फिर ये 28 हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। या तो x 0 या 4 या 8, 4 से कटने के लिए इतनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब फिर आपने कहा सर संख्या 9 से भी कट रही है, संख्या 9 से भी कट रही है, तो 9 लेके ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने जब 9 लिया तो 9 में अंकों का योग कटता है सर, तो अंकों का योग कितना आ जाएगा, ये 9 तो हट जाएगा, x और x हो जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा 2 + 2x, तो ये मेरा 9 से कटना चाहिए। तो मैंने जब x 0 लिया तब मुझे पता लगा कि कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है ना, इसका मतलब ये 9 से नहीं कटेगा, तो मेरा x 0 नहीं हो सकता। फिर मैंने x की वैल्यू 4 ली, x की वैल्यू मैंने
0 ली तब तो ये वाला सीन हो गया। जब मैंने x की वैल्यू 4 पुट करी तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 आ गया भाई। और 10 9 से नहीं कटता है, इसका मतलब मेरा x 4 नहीं हो सकता। जब मैंने x की वैल्यू 8 पुट करी तो 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना हो गया 18। तो 18 9 से कटता है, इसका मतलब मेरा x कितना हो गया 8। तो x की वैल्यू मिल गई मुझे, कितनी है 8। ये संख्या हो गई आपके पास में, ये x की वैल्यू मैंने ढूंढ निकाली भाई, कितनी आ गई। तो आपका जवाब होगा सर x की वैल्यू आ गई 8। यहाँ तक कोई भी तकलीफ़ नहीं है आपको, कोई भी डाउट नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। फिर मेरी नज़र आगे बढ़ी और मुझे पता लगा एक संख्या और दी हुई है जो 11 से कट रही है। तो 11 से कटने का मतलब क्या है, 11 से कटने का मतलब है y 5 6 9 5 6 9 Z 0 4, ये 11 से कट रही है। तो मैंने कहा भाई 4 में से 0 गया तो 4 आएगा, Z में से 9 गया तो Z माइनस का 9 आएगा, और 6 में से 5 गया तो 1 आएगा, y में से 0 गया तो y आएगा। इन सब को जोड़ने पर ये जो संख्या आएगी ये भी 11 से कटनी चाहिए, तब ये संख्या 11 से कटेगी। तो आपने कहा कितना आ रहा है ये y प्लस जेड, तो यह आ गया y प्लस जेड, और 4 और 1 5, 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो अगर ये 0 आ गया तो 0 11 से कटता है भाई, इसका मतलब ये संख्या भी 11 से कट जाएगी। अगर ये 11 आ गया तो 11 भी 11 से कटता है, तो ये संख्या भी 11 से कट जाएगी। अगर ये 22 आ गया, 22 भी 11 से कटेगा, तो ये संख्या भी 11 से कटेगी। अब ये क्या आ सकता है वो देख लेते हैं। तो जब मैंने इसको 0 माना तो आप ये बोलोगे सर y प्लस जेड बराबर 4 आ गया, और जब आप इसने 11 पुट किया तो y प्लस जेड बराबर 15 आ गया। ठीक है, अब मैं 22 पुट नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं 22 पुट करूँगा तो y प्लस जेड कितना आएगा, तो आप ये बोलोगे सर ये आएगा 26। और दो अंकों का योग कभी 26 नहीं हो सकता, दो अंकों का योग अधिकतम 18 हो सकता है, 9 9 लेने पर 26 का भी नहीं हो सकता। तो ये तो फेल हो गया भाई। अब दो कंडीशन बन रही है, या तो 4 या 15, लेकिन सवाल में बोला गया है कि x प्लस जेड के अधिकतम मान के लिए, तो अधिकतम मान मुझे जेड का अधिकतम मान चाहिए भाई। जेड का अधिकतम मान तभी आ सकता है जब मैं इसको 15 ले लूँ, y प्लस जेड को मैं 15 ले लूँ, 4 पे तो अधिकतम नहीं आएगा ना। ठीक है, अब y प्लस जेड मैंने 15 ले लिया भाई, तो यहाँ से z का अधिकतम मान क्या हो सकता है। देखो x का मान तो हमारे पास में फिक्स है 8, x का मान तो 8 फिक्स है, z का मान क्या हो सकता है। अच्छा ये क्या बोला है कि x प्लस जेड के अधिकतम मान के लिए इसका मान निकालना है। ओ शिट, अच्छा हमें तो y प्लस जेड 15 दिया हुआ है ना, ये y प्लस जेड 15 पुट कर दो ना, z का कोई अलग से मान तो निकालना नहीं है, z की कोई अलग से वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें ये निकालना है। तो आपने कहा सर x की वैल्यू 8 है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और y प्लस जेड आपने बोला 15, तो ये कितना आ गया 31। सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर है 31। बोलो कर लोगे ऐसा आया तो। अगर इस प्रकार से सवाल आपके सामने आया तो आप दिमाग लगा लेंगे, अप्रोच कर लेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। जो भी मैंने अभी तक सिखाया है बहुत ही आराम से सिखाया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सिखाया है। मतलब यूट्यूब पर आप कहीं भी जाके देख लेना, इतना ज़बरदस्त तो नहीं मिलेगा जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, सच में। आप यूट्यूब पे जाइए, कोई और क्लास देखिए नंबर सिस्टम की, उसमें आप जाके देखिए कि आपको कैसा कंटेंट मिल रहा है। ज़बरदस्त नंबर 1 क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। पेड बैच में भी इतना खतरनाक कंटेंट नहीं मिलेगा। विश्वास नहीं तो खरीद के देख लो। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो जी, लो देखो भाई क्या है सवाल। x x y x x
फॉर्म की कितनी 5 अंकीय संख्या 44 से डिविजिबल है। तो इस फॉर्म की एक संख्या लिखी हुई है x x y x x। इस फॉर्म की कितनी संख्याएं 44 से डिविजिबल होगी। 44 से कटने का मतलब है वो संख्या 11 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। ठीक है, और आप ये बोल रहे हो कि संख्या 4 से कट रही है, इसका मतलब लास्ट के जो डिजिट है वो 4 से कटेंगे, लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, तो आपने कहा सर ये सेम डिजिट है, अगर मैं x x को 0 0 ले लूँ तो मैंने ये डबल x को 0 0 मान लिया तो 4 से कट जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर आपने अगर 0 0 ले लिया ना तो यहाँ पर भी 0 0 आएगा, और अगर कोई संख्या के आगे आप 0 लगाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये संख्या 5 अंकों की नहीं रहेगी, फिर ये 3 अंकों की हो जाएगी। भाई मैंने इसके आगे 2 0 लगा दिए और मैं ये बोल रहा हूँ संख्या ये है। ठीक है, तो ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। फिर आगे 0 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो 0 तो नहीं हो सकता। ठीक है, 0 को हटाओ। तो मैंने 1 1 लिया, तो आप बोलोगे सर 11 तो 4 से नहीं कटता है, तो x की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती। मैंने 2 2 पे ट्राई किया, तो आपने कहा गुरुजी 22 भी 4 से नहीं कटता है गुरुजी। अब देखो मैं आपको सारे लिख के नहीं बता रहा हूँ, अगर मैं 33 की बात करूँ 33 भी 4 से नहीं कटेगा। समझ रहे हो ना? चलो मैं लिख के बता देता हूँ, अभी आप बोलोगे एक एक चीज़ आपको लिखनी पड़ती है। ये भी नहीं कटेगा। मैंने 44 लिया, ये 4 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू 4 हो सकती है। कंफर्म नहीं है कि 4 ही होगी, हो सकती है। फिर मैंने कहा भाई 5 5 लेके देख लेते हैं, 4 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से कट गई। इसका मतलब x की वैल्यू 8 भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने कहा 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो x की वैल्यू 4 है या फिर x की वैल्यू 8 है। ठीक है भाई, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। फिर ये भाई साहब बोल रहे हैं कि संख्या 11 से भी कटती है। चेक कर लेते हैं। x में से x गया तो 0, y में से x गया तो y माइनस का x, और x में से 0 गया तो x। अब इनको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पे x से तो x कट जाएगा, क्या आ गया y। तो अगर मेरा y 11 से कटेगा तभी ये संख्या 11 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। और y क्या हो सकता है? y या तो 0 हो सकता है या 11 हो सकता है। अब आप बोलोगे सर सिंगल डिजिट में ही हो सकता है, डबल डिजिट में नहीं होगा। भाई y एक डिजिट है, कोई संख्या नहीं है, तो 11 नहीं हो सकता, केवल 0 हो सकता है। तो y की वैल्यू केवल और केवल 0 आएगी। तो ये संख्या क्या बन जाएगी? आप बोलोगे सर ये संख्या बन जाएगी x x, y की वैल्यू 0 आ गई, x x। अब आप ये बोल रहे हो, सवाल में पूछिए कितनी संख्याएं पॉसिबल है, यही तो पूछिए ना। तो x की वैल्यू या तो ये हो सकती है 4 या 8 हो सकती है। तो 2 संख्या पॉसिबल है, या तो ये बन जाएगी या फिर ये बन जाएगी। तो ये 2 ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी भाई। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ मैं। देखो जी भाई, सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है कि 3 अंकों की संख्या को दोहराकर रिपीट करके एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 239 समझ में आ गई ना बात? 3 अंकों की संख्या को इसने 2 बार रिपीट कर दिया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ABC। परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी, डिविजिबल होगी, बताना है। तो देखो मैं बता देता हूँ, पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद में कुछ पॉइंट है वो लिखवा दूंगा। तो 239 इस संख्या को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि आप बोलोगे सर 239 0 0 0 प्लस 239, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मैंने 239 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 1000 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 239 इंटू 1001। अब आप देख सकते हो कि ये संख्या 1001 से कटेगी। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट।
वरना अगर आपको कॉमन सेंस आता है तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर ओनली वाले ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकते। उसने भी कहा था कि ओनली तुम मेरे हो, लेकिन क्या हुआ, ओनली वाला कभी सही नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी बात गलत हो गई ना। तो ये 3 ऑप्शन तो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये तो हो गया कॉमन सेंस। वरना कॉन्सेप्ट ये है, देख लो, ये संख्या 1001 से कट रही है, 1001 इसकी गुणा में है तो 1001 का पूरा पूरा भाग जाएगा ना, तो वैसे भी ऑप्शन नंबर डी सही है। अब 1001 क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। 1001 3 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होता है, 7 × 11 × 13। इन तीनों संख्याओं को गुणा करोगे तो 1001 आएगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए या आपको पता होना चाहिए, कॉमन सेंस है। ठीक है, ये अगर आपको पता होगी ना ये चीज़, तो सवाल आसान हो जाएंगे। सवाल क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ओनली 7, तो केवल 7 से कटेगी। केवल 7 से कहाँ कट रही है, 11 से भी कट रही है, 13 से भी कट रही है। तो केवल 7 से तो नहीं कट रही, 7 के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे भी कट रही है। ठीक है, तो हमने इन तीनों को गुणा करके देखा तो 1001 आ रहा है, 1001 से कट रही है। ठीक है, चलो, तो ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको बता दी है। आप साइड में किसी खोपचे में लिख लेना इस वाली चीज़ को, वरना अभी आगे भी बताऊंगा। ठीक है, अगर नहीं भी लिखा है कोई बात नहीं, आगे और आएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई 3 अंकों की संख्या है, जैसे मैंने लिया 239, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 अंकों की संख्या है ABC। जब तुम इसको गुणा करोगे 1001 से तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ABC। जैसे यहाँ पे बनी हुई है ना, 239 को 1001 से गुणा किया तो ये बन गई 239। वैसे भी यहाँ पे मैंने एक कॉमन सेंस वाली बात आपको लिखा दी, एक पॉइंट लिखा दिया कि जब ABC 3 अंकों की संख्या को 1001 से गुणा करोगे तो ये 2 बार रिपीट हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने 529 को गुणा कर दिया 1001 से, तो ये हो जाएगी भाई 529, ये वाली संख्या बन जाएगी। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, रख लोगे। चलो, इसी प्रकार से एक और चीज़ आती है। वो चीज़ क्या आती है, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मैंने कहा एक संख्या है 2323, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2300 + 23। तो आप बोले गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हो। फिर मैंने 23 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 100 + 1, तो ये हो गई भाई 23 × 101। तो आपने कहा सर ये संख्या 101 का मल्टीपल है। अगर मैं 23 को AB लिख दूं और इसको 101 से गुणा कर दूं तो ये संख्या क्या बन जाएगी, AB। तू है मेरी बेबी, देखो। ठीक है, अरे ये वाली बात भी आपको याद रखनी है कि जब 3 अंकों की संख्या को 1001 से गुणा करेंगे तो ABC 2 बार रिपीट हो जाएगी, और अगर 2 अंकों की संख्या को 101 से गुणा करेंगे तो ये 2 बार रिपीट हो जाएगी, AB। जैसे एग्जाम्पल आपने 29 को गुणा कर दिया 101 से, तो ये क्या हो जाएगी, 29, 2929। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक और पॉइंट है वो लिखा देता हूँ, उसके बाद सवाल पे चलेंगे। चलो एक बार के लिए ये स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जी, एक और चीज़ बता रहा था मैं आपको। क्या बता रहा था कि जैसे 23 या कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा 36, और ये 36, और तो क्या लिखे, और ये लिख लो 36। तो मैंने 36 को 3 बार रिपीट कर दिया, एक संख्या बन गई। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आप बोलोगे सर लिख सकते हो, 36 और ये 4 0 प्लस इस वाले 36 को मैंने लिख दिया 3600 और ये लास्ट वाला 36। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इन तीनों को जोड़ के देख लो, यही आएगा। अब यहाँ से मैंने 36 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 10,000 + 100 + 1। तो ये कितना हो गया भाई, 36, 10,101।
10,101। तो आप ये देख सकते हो कि सर 2 अंकों की संख्या इसको इसके साथ में गुणा करने पे 3 बार रिपीट हो जाएगी। तो एक रूल बन जाएगा, ए बी को अगर मैंने गुणा कर दिया 10101 से, तो ये हो जाएगी भाई ए बी ए बी ए बी। तो ये वाली चीज़ आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपको याद होनी चाहिए। ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझाया कि आया कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, क्या ले लेता हूँ मैं, ले लेता हूँ 49 ले लेता हूँ। मैंने 49 को गुणा कर दिया 10101 से, तो ये क्या आ जाएगा, 49 3 बार रिपीट हो जाएगा, ये संख्या आ जाएगी 49,000। क्या बन गया ये, 4,94,949। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो मैंने आपको 3 चीज़ें लिखाई, देखो मैं समराइज़ कर देता हूँ। मैंने 3 चीज़ें कौन सी लिखाई, मैंने कहा भाई एक संख्या है ए बी सी, अगर इसको तुम गुणा करोगे 1001 से तो ये 2 बार रिपीट हो जाएगी, ए बी सी। ठीक है, अगला पॉइंट मैंने आपको बताया 2 अंकों की संख्या है, अगर तुमने इसको 101 से गुणा कर दिया तो ये 2 बार रिपीट हो जाएगी। फिर मैंने आपको कहा कि एक 2 अंकों की संख्या है, अगर आपने इसको 10101 से गुणा कर दिया तो ये भाई 3 बार रिपीट हो जाएगी, ए बी ए बी ए बी। ये 3 पॉइंट मैंने अभी तक आपको लिखाए हैं, ये तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब इन पर सवाल कैसे आते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो 1001 होता है ना, ये 3 संख्याओं का गुणनफल होता है। कौन कौन सी, 7, 11, 13, यही होता है ना। और ये किन का गुणनफल होता है, 10101। ये किस संख्या का गुणनफल होता है, देखो मैं तो भूल गया यार, 1 मिनट देख लेते हैं किस संख्या का गुणनफल होता है। तो देखो मुझे पता नहीं है, मेरे दिमाग से निकल गया यार। वैसे तो मुझे पता है कि ये इसमें देखो क्या क्या आता है, एक तो 3 आता है, एक 7 आता है, एक 13 आता है, एक 37 आता है, लेकिन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, शायद 11 आता होगा, मुझे लगता है 13 की जगह 11, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा सर 7 इंटू, यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये 7, 11, 13, 1001 आएगा, ये बिल्कुल सही है। ये 3, 7, ये भी देख लेते हैं, 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37, 3, 7, हाँ सही आ रहा है ना, 10,101 सही है भाई, हमारा बिल्कुल सही है। हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था तो हमने वो क्लेरिफाई कर लिया, बिल्कुल सही है। तो ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। पता होगा तो आपका फ़ायदा है, सवाल करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा, जल्दी से टिक मार दोगे सवाल को, नहीं तो करते रहोगे गुणा भाग, मुझे क्या करना है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए और ये तीनों बातें भी याद होनी चाहिए। चलो सवाल कैसे आते हैं उस पर देखते हैं। तो सवाल अगला फेंक रहा हूँ मैं, 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 2929, तो परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी। अब अगर आपको पता है कि 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, तो ये भाई 101 से डिविजिबल होगी, तो सवाल का आंसर 101 आ जाएगा, अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो मैंने तरीका भी आपको बताया, इसको हम लिख सकते हैं 2900 प्लस 29, यहाँ से 29 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 100 प्लस 1, ये 29 इंटू 101 हो जाएगा, 101 से कट जाएगी। ऐसे भी देख सकते हो। 2 अंकों की संख्या को 3 बार रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे ये संख्या बनाई गई है, परिणामी संख्या किसके द्वारा डिविजिबल होगी। तो अगर आपके कॉमन सेंस काम कर रहा है तो आप बोलोगे सर ओनली वाली चीज़ें कभी सही नहीं होती, क्योंकि उसने भी कहा था ओनली तुम मेरे हो लेकिन तुम मेरे नहीं है, वो तो किसी और की हो गई ना। तो ओनली वाली चीज़ें कभी सही नहीं होती, तो आपका कॉमन सेंस बोल रहा है कि ये वाली चीज़ सही होगी, ऑप्शन नंबर डी, और यही सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है,
इसको क्या है भाई, ये मकड़ी लग गई है भाई कैमरे के ऊपर। या फिर मैंने आपको ये भी बताया कि 2 अंकों की कोई संख्या है और आप ये बोल रहे हो कि ये रिपीट करके 3 बार 6 अंकों की संख्या बना दी गई है, तो किसके साथ में गुणा करेंगे भाई? 10101 के साथ में। तो ये सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, इसके कट जाएगी पूरी। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये वाली चीज़ भी नहीं पता है तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1900 प्लस 1900 प्लस 19। इस संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है, 19 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 10,000 प्लस 100 प्लस 1, तो ये आ जाएगा भाई 19 इंटू 10,101। तो ये 10,101 से कट जाएगी। ठीक है, अरे यही बताया था ना मैंने, पता है ना भाई। ठीक है, अब आप ये बोलोगे सर ये संख्या तो 3 से भी कट रही है। अरे भाई 3 से तो कट रही है, ये जो होता है ना 10101, ये किसका मल्टीप्लाई होता है? 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 3 7 13 37, इन चारों का मल्टीप्लाई होता है ये वाली चीज़। तो ये 3 से भी कट रही है, लेकिन इसमें बोला है कि ओनली 3 भाई, नहीं 3 के अलावा 7 से भी कट रही है, 13 से भी कट रही है, 37 से भी कट रही है। तो 3 से कट रही है वो अच्छी बात है, लेकिन ओनली 3 सही नहीं है। ओनली का मतलब ये 3 से ही कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, ये मतलब है। ठीक है, तो ये तीनों सही नहीं है। कट तो रही है 3 से, मुझे भी पता है, लेकिन ओनली नहीं आएगा। देखो जी, देखो इधर, देखो इधर ध्यान भाई, सबका इधर ध्यान होना चाहिए। 6 अंकों वाली संख्या 546 XYZ यदि 7 11 13 से कटती है तो इसका मान बताओ। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर ये संख्या 7 से कट रही है और ये संख्या 11 से भी कट रही है और ये संख्या 13 से भी कट रही है, इसका मतलब ये संख्या 1001 से भी कटेगी। भाई इन तीनों को गुणा करने पे 1001 ही आएगा। तो ये संख्या 7 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है, 13 से भी कट रही है, इसका मतलब ये संख्या 1001 से भी कटेगी। और अगर ये संख्या 1001 से कट रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये संख्या कौन सी हो जाएगी भाई? 3 अंकों की संख्या है ABC और ये 1001 से कट रही है पूरी। इसका मतलब ये किस फॉर्म के अंदर होगी? ये इस फॉर्म के अंदर होगी। ये वाली चीज़ मैंने आपको लिखाई या नहीं लिखाई? बोलो भाई, लिखाई ना? तो आप ये बोलोगे सर ये संख्या है 546 XYZ। ठीक है, आप बोल रहे हो कि संख्या इस फॉर्म के अंदर होगी। 546 आ गया, आगे भी 546 आएगा, 5 4 7। तो x की वैल्यू हो गई 5, y की वैल्यू हो गई 4, z की वैल्यू हो गई 7। x प्लस z 5 और 7, तो ये कितना आ जाएगा? 5 और 7 बटे के अंदर y कितना है? 4। 5 और 7 कितना हो गया? 12 बटा 4 कितना आ गया? 3। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त। यदि कोई संख्या AB DED से गुणा की जाती है तो वह AB हो जाती है। मैं पानी पानी हो गई, पानी हो जाती है भाई। देखो तो 2D प्लस E का मान याद करें, निकाल देते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निकाल देंगे, किसी को भी निकाल देंगे। देखो भाई मुझे बड़ा अजीब लगता है यार, मतलब ऐसे गांव की महिलाएं ऐसे क्यों करती है, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। जैसे गांव की महिला दिल्ली में जाएगी, मुझे ना आपसे टॉक करके बहुत गुड लगा, मुझे ना आपसे बहुत मतलब मुझे खुद हंसी आ रही है। मतलब ये तो नहीं भाई, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे ना आपसे टॉक करके बहुत गुड लगा, आप ना बहुत गुड महिला है। चलो चलो साथ में चलते हैं, वाटर पूरी खाएंगे, वाटर पूरी। देखो मुझे ना वाटर पूरी को ईट करना है, ईट। हाँ ईट कर लेना। देखो रुको,
तो 2d प्लस ई का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, हो गया। थोड़ा बहुत चलता रहना चाहिए क्लास में, बोर हो गए होंगे तुम। वैसे मेरी क्लास में कोई बोर होता नहीं है, पूरी गारंटी है। ठीक है, कोई भी बोर नहीं होता है। देखो भाई, सवाल में क्या बोला है कि सवाल में बोला है कि कोई संख्या ए बी है और इस बहन जी को हमने इस भाई साहब से गुणा किया, तो ये इनका छोटा सा लल्ला आ गया ए बी। ठीक है, तो आपने कहा सर 2 अंकों की संख्या को गुणा करने पर ये डबल बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब इस भाई साहब ने गुणा किससे किया होगा? 101 से। भाई तभी तो 2 बार रिपीट होगी ना ये वाली चीज़ मेरी आपको लिखाई हुई है ना। तो आपने कहा सर डी का मान तो आ गया 1 और ई का मान आ गया 0। डी का मान है 1 और ई का मान है 0। आंसर विल बी 2। आंसर विल बी 2। 2 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 2। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं, मज़ा आएगा। एक और बढ़िया सवाल करते हैं। देखो जी, सवाल नंबर जो भी है, देखो नंबर वंबर का हमें नहीं पता, हमें सवाल से मतलब होता है। एक संख्या है भाई, 6 डिजिट नंबर है। देखो जी क्या है, 6 डिजिट नंबर है। 3 7 13 और 37 से डिविजिबल है। डिविजिबल है, डिविजिबल, डिविजिबल डिविजिबल डिविजिबल। देखो 2a प्लस b याद करना है। तो आपने कहा सर ये संख्या 3 से भी कट रही है, ये संख्या 7 से भी कट रही है, और ये संख्या 13 से भी कट रही है, ये संख्या 37 से भी कट रही है, और ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, तो इनके गुणनफल से भी कटेगी। तो इनका गुणनफल कितना होता है? मैंने बताया था ना गुणनफल। आपको याद तो कुछ है नहीं, याद करते हो नहीं, तुम हो बिल्कुल लल्लू आदमी, तुम हो जी बिल्कुल लल्लू, हलवा काजू कतली टाइप। तुम मेरे बहुत ही खास आदमी हो भाई। ठीक है, अगर इन चारों से ये संख्या कट रही है भाई, तो इससे भी कटेगी, इसकी गारंटी है, कटेगी ना भाई। कोई संख्या 7 से कट रही है, 3 से भी कट रही है, इसका मतलब वो 21 से भी कटेगी ना। तो वही बात तो मैंने यहाँ बताई है। ठीक है, अब अगर ये संख्या इससे कट रही है और ये संख्या ये आ रही है, शुरुआत में 37 है। ठीक है, तो आपने कहा सर 2 अंकों की संख्या अगर ए बी है और इसको आप इससे गुणा करते हो, तो हमारे पास में ये चीज़ आती है, 3 बार रिपीट हो जाती है। यही तो आती है। ये वाली चीज़ आपको याद है या भूल गए? ये आती है ना। इसका मतलब ये जो संख्या लिखी हुई है ना, ये इस फॉर्म के अंदर लिखी हुई है भाई। 6 अंकों की संख्या है, ये भी 6 अंकों की है। तो अगर ये 6 अंकों की संख्या है तो इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगी, इस फॉर्म के अंदर इसका अस्तित्व होगा। तो मैंने लिख दिया भाई। देखो लिखने में क्या है, लिखने के लिए तो हमने हमारा दिल उसके कदमों में भी रख दिया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, वो ठोकर मारकर आगे निकल गई। देखो जी, तो ये हो गया, ये संख्या दी हुई है और आप बोल रहे हो कि सर इस फॉर्म के अंदर होगी। तो आपने कहा ये 37 है, ये भी 37 आएगा, ये भी 37 आएगा। ठीक है, तो ए की जगह कितना आ गया? ए की जगह आ गया 7 और बी की जगह कितना आ गया? बी की जगह आ गया 3। ठीक है, तो ए की जगह 7 पुट कर देते हैं भाई। ए की जगह हमने 7 पुट किया, प्लस में बी करेंगे, बी की जगह 3 आ गया। तो ये 7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया भाई? 14 और 3 हो गया 17। सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। सवाल का आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आ गया। देखो चलता रहता है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, उसको उठा के यहाँ रख देते हैं। तुम भी यही तो करते हो, उसको उठा के कभी मायके, मायके से उठा के कभी पीहर, पीहर से मायके, चलता रहता है। तो उठाने वाला गेम तो चलता रहता है ज़िंदगी भर। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त, नहीं है ना।
चलो देखो आगे, देखो आगे की कहानी सुनाते हैं आपको। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा और हमने बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल किए। तो हमने जाना कि एडवांस लेवल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। आज की क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल बनाना सीखा और हमने 7 का रूल भी सीख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और हमने कुछ और भी चीज़ें सीखी और उन पर हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी किए। कुछ सवाल एग्ज़ाम में आए हुए थे, कुछ सवाल एग्ज़ाम में नहीं आए हुए थे, मेरी तरफ से बनाए हुए थे। तो हमने आज की क्लास में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दिया है, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, एक सवाल जो मैंने आपको PW में दिया है वो सवाल का आपको आंसर कमेंट करना है भाई। PW वाले सवाल का आंसर क्या करना है, कमेंट करना है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम, अगर आप इस क्लास को प्यार देना चाहते हैं तो आप लाइक का बटन दबा के प्यार दे सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपको लगा है कि सर बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो आप इस क्लास को अपने 2-4 दोस्तों तक शेयर कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि मैं क्या डाल रहा हूँ चैनल पे, वीडियो कब आ रही है कब नहीं आ रही है, तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आज क्लास आ गई, ठीक है। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए भाई, कि आप नोटिफिकेशन चाहिए सर मुझे, तो आप कब पढ़ाते हो, कब क्लास हो रही है कब नहीं हो रही है, मुझे पता लगना चाहिए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो देखनी है, वीडियो देखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब करे ही। सब्सक्राइब लोग तभी करते हैं जब उनको नोटिफिकेशन चाहिए कि भाई मैं इस आदमी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, कब वीडियो आ रही है मुझे देखना ही देखना है, तो सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है। और उनका सब्सक्रिप्शन में अलग से ऐड हो जाता है वो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो देखनी है कि सर हमें तो केवल वीडियो देखनी है, सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है, हम सर्च करके वीडियो देख लेंगे, तो सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करो, वरना रहने दो। तो आप बिना सब्सक्राइब किए भी हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं मेरी क्लासों का, उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। देखो ये सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ये सब बाद की बातें हैं, ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये तो चलो आपका मन कर रहा है, आपका दिल कर रहा है कि सर चलो कर देते हैं, ठीक है, लोगों का भी फ़ायदा हो जाए शेयर करने से। भाई किसी को पता नहीं है ना, ठीक है, कि आप कहाँ से पढ़ते हो, तो उनके लिए शेयर कर सकते हो आप। और क्लास को प्यार देना चाहते हो तो लाइक कर सकते हो। और जो सवाल मैं दे रहा हूँ उसको आप कमेंट में बता देना, तो मुझे पता लग जाएगा आपका सही जवाब है या नहीं है। बाकी बिना सब्सक्राइब किए भी आप वीडियो देख सकते हो। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि इन सबको मारो गोली, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ वीडियोज़ का, ठीक है। और जितना जल्दी हो सकता है उतना ज़्यादा सिलेक्शन ले लो, उतनी जल्दी, ठीक है। धीरे धीरे वैकेंसी भी कम हो रही है और पता भी नहीं है मोदी जी कब क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं है, कब प्राइवेटाइजेशन हो जाए। सारे बैंक प्राइवेट हो गए भाई लोग, जितने भी बैंक के मैनेजर हैं अपने रिश्तेदारों को लगा रहे हैं बैंक में, कोई फूफा के लड़के को लगा रहा है, कोई मौसी की लड़की को लगा रहा है, ठीक है ना। तो ये सिलसिला कुछ ज़्यादा हो जाएगा, अभी भी चल रहा है अभी, लेकिन अंदर अंदर हो रहा है। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन हो गया तो खुलेआम ही होगा फिर, ठीक है ना। तो चलो ऐसे ही मेहनत करते रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता रहेगा। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। अगली क्लास हमारी इस पे होने वाली है, तो तैयार रहिएगा। बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है, मज़ा आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो हमारी क्लास में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, दिल से आभार। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ख्याल रखिए अपना और दूसरों को हंसाते रहिए, हंसते रहिए। चलो बाय।